साल का आखिरी महीना चल रहा था। अंधेरी घाट गांव ने ऐसी सर्दी शायद कई दशकों से नहीं देखी थी। उत्तर दिशा से बहती ठंडी हवाएं सिर्फ शरीर नहीं, इंसान के मन तक को जमा रही थीं। चारों ओर फैला कोहरा ऐसा था जैसे गांव को किसी अदृश्य ताकत ने अपनी गिरफ्त में ले लिया हो। रात गहराती जा रही थी। गांव की मुख्य पगडंडी के पास एक छोटी सी चाय की दुकान जलती हुई लालटेन के सहारे खड़ी थी। ये दुकान हरिराम काका की थी, जो बरसों से यहाँ चाय पिला रहे थे। दुकान के सामने जलते अलाव के पास दो दोस्त बैठे थे, मोहन और दीपक। दोनों रोज की तरह काम खत्म कर लौट रहे थे, लेकिन आज की रात कुछ अलग लग रही थी। भाई दीपक, आज की ठंड कुछ ज्यादा ही खतरनाक लग रही है। ऐसा लग रहा है जैसे हवा में भी जान नहीं बची। सही कह रहा है। और ये कोहरा, आज तो रास्ता भी अजनबी सा लग रहा है। हरिराम काका चुपचाप चाय बनाते रहे। फिर अचानक उन्होंने धीमी लेकिन भारी आवाज में बोलना शुरू किया। ठंड से मत डरो बेटा, असल ठंड तो इंसान के दिल में जमती है, और जब दिल जम जाए तो उसकी सजा भी अजीब होती है। मोहन और दीपक ने एक दूसरे की ओर देखा। काका की आवाज में कुछ ऐसा था जो सीधे दिल में उतर रहा था। काका, आज कुछ पुरानी बात याद आ गई क्या? हाँ, आज की रात मुझे 20 साल पुरानी एक घटना की याद दिला रही है। ये कहानी अंधेरी घाट से दूर बसे गांव सूरजपुर की है। उस साल सूरजपुर के स्कूल में एक नया मास्टर आया था, अनिरुद्ध शुक्ला। शहर से पढ़कर आया हुआ, तर्क और सच में भरोसा रखने वाला इंसान। एक शाम स्कूल का काम निपटाते निपटाते देर हो गई। चारों तरफ सन्नाटा था। कोहरा इतना घना कि हाथ को हाथ नहीं सूझ रहा था। आज तो रास्ता भी दिखाई नहीं दे रहा। काश जल्दी निकल आया होता। तभी पीछे से एक आवाज आई। अकेले मत जाओ मास्टर साहब, इस वक्त ये रास्ता ठीक नहीं। अनिरुद्ध चौंक गया। पास ही गांव के बुजुर्ग शिवनाथ बाबा खड़े थे। आपने तो डरा ही दिया बाबा। बस घर जा रहा हूं, रास्ता समझ नहीं आ रहा। अकेले जाना सही नहीं। चलो, मैं मुख्य रास्ते तक छोड़ देता हूं। दोनों साथ चल पड़े। रास्ते में एक वीरान जमीन थी, जिसे गांव वाले सूना खेत कहते थे। अचानक अनिरुद्ध की नजर वहां ठहर गई। बाबा, वहां कोई खड़ा है क्या? उधर मत देखो और तेज चलो, वो कोई इंसान नहीं है। उस रात अनिरुद्ध किसी तरह घर पहुंच गया, लेकिन मन बेचैन था। अगली रात वो फिर उसी रास्ते से लौटा। जिज्ञासा ने उसे रोक लिया। जैसे ही वो सूने खेत के पास पहुंचा, हवा अचानक ठंडी नहीं, निर्जीव हो गई। मेरी जमीन, मेरी मेहनत किसने छीनी? अनिरुद्ध के पैर कांपने लगे। वो जान बचाकर भागा और सीधे शिवनाथ बाबा के घर जा गिरा। काका, अब तो देर हो गई है, हमें निकलना चाहिए। मोहन और दीपक घर की ओर चल पड़े। कच्ची पगडंडी, चारों ओर सन्नाटा। तभी उन्हें किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। भैया, मुझे अकेला मत छोड़ो। पगडंडी के किनारे एक पुराना पेड़ था। उसके नीचे कोई बैठा रो रहा था। इतनी ठंड में कोई यहाँ कैसे हो सकता है? तभी पीछे से एक भारी आवाज आई।
रुको मत, जो यहां रुका वो वापस नहीं जाएगा। दोनों भागने लगे। कोहरा रास्ता निकल चुका था। दीपक, भागना बंद कर दे। मगर क्यों? क्योंकि अब कोई पीछे नहीं आ रहा। तो फिर ये जो आवाज है ये किसकी है? किस आवाज की बात कर रहा है जो हमारे बीच में बोल रही है? दोनों चुप। मगर कुछ देर के बाद अब रुकी क्यों हो? मोहन, ये आवाज पीछे से नहीं आई। सामने पीछे देखने की आदत अभी तक गई नहीं तुम्हारी। तू कौन है? नाम जानकर डर थोड़ा कम हो जाएगा। शायद। तो सुनो, लोग मुझे यहीं छोड़ गए थे, इस तरावनी जंगल में, और अब मैं तुम्हें यहाँ से जिंदा जाने नहीं दूंगी, समझ गए? हमें मत मारो, हमें जाने दो। मगर इसमें हमारी क्या गलती है? हम तो तुम्हें जानते भी नहीं। हमें छोड़ दो, हमें घर जाना है। तभी पीछे से एक बैलगाड़ी की आवाज आती है। उस बैलगाड़ी में बैठे हुए होते हैं शिवनाथ बाबा। ये वही शिवनाथ बाबा होते हैं जिन्होंने अनुरोध मास्टर को सुरक्षित अपने घर तक पहुंचाया था। मोहन और दीपक झाड़ियों से भाग कर जाते हैं और उस बैलगाड़ी में बैठ जाते हैं। शिवनाथ बाबा कुछ देर तक चुप ही रहते हैं और बस बैलगाड़ी चला रहे होते हैं। और कुछ दूर आगे जाने के बाद, उसने तुम्हें भी रोक रखा था क्या? हाँ बाबा, और उसने हमें मारने की बात करी। बाबा, आपको इसके पीछे का सच पता है क्या? हाँ, ये वही किसान की बेटी है जो अनुरोध मास्टर के पीछे लगा था। अनिरुद्ध मास्टर, जो चाय वाले हरिराम काका की कहानी में थे। हाँ, वो चाय वाला। उसी की लालच की वजह से किसान और उसकी बेटी को गांव के मुखिया ने अपनी ज़मीन में जिंदा दफनाया, और गांव का एक भी इंसान उनकी मदद करने नहीं आया। इसी वजह से वो हर इंसान को मारना चाहते हैं। पर बाबा, उस किसान और उसकी बेटी ने ऐसी क्या गलती करी थी? बेटा, वो भोला किसान, वो क्या गलती करेगा? 20 साल पहले की बात है। गांव के मुखिया ने घोषणा की, जिसकी भी फसल सबसे अच्छी होगी उसकी फसल में दुगने दाम में खरीदूंगा। गांव के सभी युवक अच्छी फसल उगाने की कोशिश में थे। उन सब युवकों में 2 नाम भी थे। एक था वो भोला किसान और उसकी बेटी, और दूसरी तरफ था उस चाय वाले का बेटा। गांव के मुखिया को उस भोले किसान की फसल बहुत अच्छी लगी। वो ये फसल अपने घर के लिए ले रहा था। फिर आगे क्या हुआ बाबा? जो नहीं होना चाहिए था वो हो गया। उस लालची चाय वाले ने रात में भोले किसान की फसल में एक शहर से लाई हुई जहर की बोतल मिला दी। अगले दिन चाय वाला मुखिया के घर पर जाकर बता देता है कि वो किसान तुम्हें मारना चाहता है। उसने उसकी फसल में जहर मिला दिया है। मैंने अपनी आंखों से देखा है। ये बात सुनकर मुखिया का गुस्सा 7वें आसमान में चला जाता है। मुखिया गांव के 2-4 लोगों को फसल की गुणवत्ता देखने कहता है, और मुखिया को पता चलता है उस फसल में जहर मिलाया हुआ है। मुखिया उस किसान को जिंदा दफनाने का आदेश देता है, और उसके लोग किसान को जिंदा दफना देते हैं। बैलगाड़ी चल रही होती है, मगर रास्ता खत्म होने का नाम नहीं लेता। हर बार वही जगह, वही पेड़, वही सड़क। ऐसे लग रहा था जैसे कि छलावा उन्हें आगे बढ़ने की इजाजत नहीं दे रहा हो। दीपक और मोहन घबरा जाते हैं।
मगर शिवनाथ बाबा को इसका असर नहीं होता। वो बस अपनी बैलगाड़ी चला रहे होते हैं। तभी दो खरगोश बैलगाड़ी के सामने भागने लगते हैं। शिवनाथ बाबा को पता लग जाता है कि खरगोश सामने भागना यानी छलावा लग जाना। अब शिवनाथ बाबा भी डर जाते हैं। उन्हें ऐसा महसूस होता है कि बैलगाड़ी के ऊपर कुछ भारी चीज रखी हो, पर वो चीज उन्हें दिखाई नहीं देती। ऊपर एक साया होता है जो इंसानी नहीं था। वो छत से उन तीनों को देख रहा होता है। बाबा, हम हर वक्त वहीं आकर रुक जा रहे हैं। हम आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे? बेटा, ये तो मुझे भी पता नहीं। शायद से हम छलावा की पकड़ में आ गए। शिवनाथ बाबा बैलगाड़ी रोक देते हैं। वो तीनों भी बैलगाड़ी से उतर जाते हैं। हर तरफ डरावनी आवाज और सन्नाटा होता है। शिवनाथ बाबा छत की तरफ देखते हैं, मगर छत पर कोई नहीं होता। उन्हें लगता है ये मेरा वहम होगा, और अब खरगोश भी रास्ते में नहीं दिखते। कुछ देर तीनों वहीं रुक जाते हैं और फिर से बैलगाड़ी में आगे की यात्रा शुरू कर देते हैं। धीरे धीरे चलती हुई बैलगाड़ी सुरक्षित भी लग रही थी और डरावनी भी। जंगल में जानवर की आवाज, बैलगाड़ी के पहियों की आवाज। कुछ दूर चलते चलते गांव के घर नजदीक आने लगे और तीनों का डर भी कम होता गया।